हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। सो आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ और बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। सो फ्रेंड, दिस इज़ द सेकेंड मॉक टेस्ट पेपर ऑफ BA LLB। ठीक है। और जिसमें कि हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पहला मॉक टेस्ट पेपर देखा था और उसका सॉल्यूशन भी हम लोगों ने अच्छे तरीके से देखा था। ठीक है। और ये जो है सेकेंड मॉक टेस्ट पेपर है और आई होप आप लोगों ने इस जो 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं इस मॉक टेस्ट में, उसका आंसर आप लोगों ने पहले से ही फाइंड आउट करके रखा होगा। और आई होप आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे बस अपने आंसर को मैच करने के लिए। ठीक है। तो मैं इसी उम्मीद से इसको कराऊंगा सॉल्व कि आप लोगों ने पहले से सॉल्व करके रखा हो। ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि अब जो आपका इंट्रेंस डेट है वो तो पता है 12 जुलाई को है, तो अभी आपके पास में बहुत कम टाइम है। तो जितना हो सके दोस्तों, अभी तक जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसको रिवीजन करते जाओ। ठीक है। अब कोशिश करना कि कोई नई चीज़ मत पढ़ना। ठीक है। अब जितना अभी तक पढ़ लिए हो उसको बार बार रिवीजन करते जाओ। ठीक है। नए चीज़ को पढ़ने के चक्कर में क्या होगा दोस्तों कि जो आपने पीछे पढ़ा है उसको भी भूल जाओगे। ठीक है। तो अब ये मत करना कि अरे अब ये थोड़ा छूट गया इसको पढ़ लेते हैं, ये छूट गया इसको पढ़ लेते हैं, यहाँ से पढ़ लेते हैं वहाँ से पढ़ लेते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोगों ने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा हो, ठीक है, जितना पढ़ा है उसको बार बार पढ़िए, रिवीजन कीजिए। ठीक है। जब तक कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है। नई चीज़ पढ़ोगे, जो पुरानी चीज़ पढ़े रहोगे अच्छे से वो भी भूल जाएगा, चांसेस हैं भूलने का। ठीक है। तो बेटर है ये, और बेस्ट भी यही है कि आप लोगों ने जितना पढ़ा उसको बार बार रिवीजन करते जाओ। और ये मत करना कि जो आप लोगों ने पढ़ चुके हैं और जो रिवीजन भी कर चुके हो उसमें से अगर क्वेश्चन आए तो वो गलत मत करना। ठीक है। सो इसी उम्मीद से पढ़ना कि आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा अगर आप लोगों ने मेहनत किया होगा तो। ठीक है। और आई होप कि मुझे लगता है कि सारे बच्चों ने मेहनत किया है। ठीक है। तभी अगर आप सिंसियर हो, मेहनत कर रहे हो, तभी आप ये वीडियो लेक्चर देखोगे लास्ट मोमेंट में। ठीक है। ये जो हम लोग मॉक टेस्ट पेपर जो है डिस्कस कर रहे हैं, ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट पेपर आप लोग से प्रैक्टिस करवा दें, कि इससे एक हैबिट बन जाए आपका। ऐसा ना लगे कि आप सीधे इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे जा करके तो आपको पेपर ऐसा लगे कि अरे हम नया पेपर कहाँ से देख लिए, ये तो पहली बार हमारे सामने है, ऐसा ना लगे। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना मॉक टेस्ट पेपर हो सके आप लोग को सॉल्व करा दिया जाए, जिससे ये हो कि जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको लगेगा अरे नहीं, हम तो ये ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो है पीछे भी करके आ चुके हैं। ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर में। ठीक है। तो हम लोग ये मॉक टेस्ट पेपर करा रहे हैं बिकॉज वी वांट टू मेक दी फैमिलियर विद दी एग्जामिनेशन। ठीक है, कि कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि आप लोग एलयू अपडेट ऐप पर विजिट करते रहिएगा। वहाँ पे डे टू डे हम लोग हर छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। और सारे बैचेज वहाँ पे अपलोडेड हैं। ठीक है। और आप लोग तो इनरोल्ड हो गई। ठीक है। जितने लोग अभी वीडियो देख रहे हैं इनरोल्ड हो गए तभी वीडियो देख रहे हो। ठीक है। और अगर जितने लोग इनरोल्ड नहीं हैं तो अगर उनको लगता है कि अभी भी वो कुछ कर सकते हैं तो आप लोग बैच परचेज कर सकते हो। ठीक है। और एलयू अपडेट यूट्यूब चैनल पे भी विजिट करते रहिएगा। वहाँ पे हम लोग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे वीडियो जो है मैराथन टाइप का 5-5 घंटे का 6-6 घंटे का जो है पर डे वीडियो हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है। मतलब अपलोड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। वहाँ पे भी आप लोग रेगुलर विजिट करते रहिएगा और अपने अकॉर्डिंग जो है वीडियो जो आपको फ्रूटफुल लगे, बेनिफिशियल लगे, उसको वॉच आउट करते रहिएगा। ठीक है। प्लीज़ आप लोग जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ इस उम्मीद से डिस्कस करूँगा कि मैं ये सोच कर चल रहा हूँ कि आप लोगों ने ये पहले जो है आप लोगों ने ये इसका आंसर पहले से ही पता या पहले से इसका आंसर फाइंड आउट कर चुके होंगे। ठीक है।
सो मैं इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा या सॉल्व करवाऊँगा, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे, और पहला क्वेश्चन है ये कि ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली adopted our national flag? 24 जुलाई 1947 या 20 जुलाई 1947 या 22 जुलाई 1947 या 21 जुलाई 1947? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947, ठीक है। सो ये आप लोग इसको मार्क कर लीजिएगा, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भी, ठीक है। अब यहाँ से जैसे कि अब ये तो इस क्वेश्चन में पूछ लिया कि ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड आवर नेशनल फ्लैग। अब आप लोग ये भी यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो अपने आप से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब फॉर्म्ड हुआ और कब इन्फोर्स हुआ, ठीक है। सो इस कोरिलेट करके आप लोग क्वेश्चन को फ्रेम आउट करके उसका आंसर पता करके एक अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो, ठीक है। सो स्मार्ट स्टडी यही होता है कि एक क्वेश्चन से कैसे आप लोग फर्दर क्वेश्चन बना करके उसका आंसर फाइंड आउट कर लेते हो, दिस इज़ कॉल्ड एज स्मार्ट स्टडी, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग हर एक ऑप्शन को यूटिलाइज कीजिएगा अच्छे से, ठीक है, और रिसर्च कीजिएगा कि हाँ इस ऑप्शन से और कोई क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, बिकॉज ऑप्शंस ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन आर सो कोरिलेटिव टू ईच अदर, ठीक है। सो डू नॉट स्किप एनी ऑप्शन ऑफ एनी क्वेश्चन, ठीक है। सो मूविंग फर्दर, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिगार्डेड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 42nd अमेंडमेंट, ठीक है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि 42nd अमेंडमेंट कहाँ पे हुआ था, और प्रेम्बल में हुआ था, तो प्रेम्बल में हुआ था तो कौन कौन सा वर्ड ऐड किया गया था प्रेम्बल में, ठीक है। अब ये भी पता होना चाहिए कि प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ठीक है। और अगर प्रेम्बल पार्ट है तो किस केस लॉ में बोला गया था, अगर प्रेम्बल पार्ट नहीं है तो ये किस लॉ में बोला गया, ये किस केस में बोला गया था, ये सब पता होना चाहिए। कि देखो एक क्वेश्चन तो हम लोगों ने ये सॉल्व किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिगार्डेड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो पता चल गया 42nd अमेंडमेंट। अब 42nd अमेंडमेंट क्यों हुआ था, 42nd अमेंडमेंट से क्या चेंजेज आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी थोड़ा बहुत आप लोग देख लोगे, तो इससे भी अगर थोड़े बहुत हटके क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग कर ले जाओगे। और इसी से रिलेटेड है आपका कि प्रेम्बल में अमेंडमेंट हुआ था 42nd से, तो प्रेम्बल से भी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग देख लोगे थोड़ा बहुत कि प्रेम्बल होता क्या है, ठीक है। प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, अगर है तो किस केस में बोला गया था, केशव भारती केस में, नहीं है किस में बोला गया था, बेरूबारी केस में। तो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो 42nd अमेंडमेंट इसका आंसर है। अभी क्या है कि अभी अगर हम लगे बताने हर चीज़ इस वीडियो लेक्चर में तो वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा। अब बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब आप लोग ज़्यादा टाइम इस पर स्पेंड करोगे तो फिर आप लोग खुद से ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। तो मेरा मेन मोटिव ये है कि बस जो मैंने मॉक पेपर डिज़ाइन किया उसका करेक्ट आंसर बता दें, वो भी समझाते हुए कि ये ऑप्शन है तो क्यों है, और इस ऑप्शन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो मैं आप लोग को बता दूं, जिससे कि आप लोग जो है उस आंसर का सॉल्यूशन अपने पास से ढूंढ कर पता कर लो और उसको रिटेन कर लो, मेमोराइज कर लो, ठीक है। और जो मैं ये सारा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूँ ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने एलयू अपडेट ऐप पर पढ़ा दिया। यूट्यूब चैनल पे भी काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर जो फ्री में मिले थे आपके जीके जीएस पॉलिटी के भी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने वो सारे चीज़ पढ़े होंगे और ये सब सारी चीज़ें आप लोग को नई नहीं लग रही होगी। आप लोग को लग रहा होगा नहीं हम लोग रिवीजन करना है। अगर ये लग रहा है कि नहीं हम पहली बार एक क्वेश्चन देख रहे हैं इसका आंसर हमें पता नहीं है जो हम डिस्कस करना है अभी मॉक टेस्ट में, तो दिक्कत वाली बात है। तो मेहनत और करना पड़ेगा आपको जितने दिन बचे हैं आपके पास। अगर जिसको लगता है नहीं हम सारे क्वेश्चन हमें तो जाने पहचाने लग रहे हैं, हमने कहीं कर रखा है, हमने पहले पढ़ रखा है, तो वेल इन गुड, वो बहुत अच्छे उनका जो प्रिपरेशन का लेवल है बहुत अच्छा है, ठीक है।
सो चलिए बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, अब जैसे कि आप लोग को पता होगा कि एक यूनियन लिस्ट होता है, एक स्टेट लिस्ट होता है, एक क्या होता है कंकरेंट लिस्ट होता है। वी हैव डिस्कस ऑल द लिस्ट इन आवर प्रीवियस वीडियो लेक्चर। वी ऑल्सो डिस्कस हाउ मैनी सब्जेक्ट आर कंटेंड इन द यूनियन लिस्ट और इन द स्टेट लिस्ट और इन द कंकरेंट लिस्ट, एंड we were also discuss these examples, some few examples of the union list, state list and concurrent list. So अभी यहाँ पे लगे बताने तो फिर वही है कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो चलिए सारे चीज़ को डेप्थ में डिस्कस ना करते हुए जो क्वेश्चन पूछा उस पर सीधे आते हैं कि द आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट वॉज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री। सो द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सो अब यहाँ पे ये पूछा कि अडॉप्टेड किस कंट्री से हुआ था। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है, ये किस लोकसभा हो गया, ये किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया, बाकी स्पीकर हो गया, ये किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया। ठीक है, प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है एज ए नॉमिनल हेड वो किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया था। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में। ठीक है, जैसे आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया, फंडामेंटल राइट किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया, लिया गया कुछ। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किया अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, जब हम लोग पॉलिटी का एक अलग सा सेगमेंट कर रहे थे, जब डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो सारी चीज़ें हम लोगों ने देखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं पता ये सब क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग जाइए, आप लोग इसको दोबारा पढ़िए। ठीक है, अगर कहीं भी फिर डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज पास्ड। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1951। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ इज एन फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू सिटीजन ऑफ इंडिया, एलियन इनेमीज, ऑल द पर्सन present on soil of India या all the person present on soil of India except alien enemies. So the correct answer is option number D, all the person present on soil of India except alien enemies. ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन और इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ 21 आर्टिकल में बोला गया है। सो आर्टिकल 14। ठीक है, ये पता होना चाहिए यहाँ पे। अब देखो कैसे मैं एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को इनकर्ड या इन्फर्ड किया। ठीक है, या एक क्वेश्चन से कैसे दूसरा क्वेश्चन फॉर्म किया कि इन विच आर्टिकल इक्वलिटी बिफोर लॉ इज गिवन, ये भी तो पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो ये सब पता होने चाहिए आपको। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक दिया है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक दिया है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आप लोग को पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आर्टिकल 32 को हम लोग क्या बोलते हैं, किस नाम से और जानते हैं। ठीक है, ये रेमेडी प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन इसको किस नाम से और जाना जाता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा। मूविंग फर्दर एंड द क्वेश्चन नंबर 6 इज कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन फ्री इंडिया वॉज मिसेस इंदिरा गांधी, मिसेस विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू या सुचेता कृपलानी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिसेस सरोजनी नायडू। ठीक है दोस्तों, मैंने ये भी बताया था, मैंने इसका एक अलग सेगमेंट डिस्कस किया था कि हूँ वॉज फर्स्ट इन इंडिया, कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है, फर्स्ट CGI कौन था इंडिया का, ये सब सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन था इंडिया का, ये सब चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आई होप कि आप लोग को दिक्कत नहीं होगी इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और आई होप ये मैं
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चन जो है कर लिए होंगे, बस आप लोग मैच कर रहे हो कि कौन से क्वेश्चन सही है कौन से क्वेश्चन गलत है। और मैं ये प्रिडिक्ट करके भी चल रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन दैट यू आर अटेम्प्टेड इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेक्स्ट द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंटशिप इज। मिनिमम एज क्या होना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए फॉर द प्रेसिडेंट? 23 ईयर्स, 21 ईयर, 35 ईयर्स या 30 ईयर्स? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 35 ईयर्स। ठीक है, अब ये भी पता होना चाहिए रिटायरमेंट का एज होता है कि नहीं प्रेसिडेंट का, अगर होता है तो कितना होता है। हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका रिटायरमेंट एज कितना होता है, ठीक है, या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनका रिटायरमेंट एज कितना होता है, ये सब सारी चीज़ें पता होना चाहिए। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट कैन बी कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, 6 मंथ या 1 ईयर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 6 मंथ। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, बाय पासिंग एन अनदर रिजोल्यूशन फ्रॉम दी बोथ हाउस। वो सब जब आप लोग पढ़ोगे यहाँ पे आगे कॉन्स्टिट्यूशन तो बताया जाएगा, उतना डेप्थ में आप लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे आपको पढ़ना है जो जो चीज़ मैं वो बताते जा रहा हूँ साथ साथ में। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैव बीन विजुअलाइज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, सो 1, 2, 3, 4। सो 3, अब ये भी पता होना चाहिए कौन कौन से टाइप की इमरजेंसी हैं। तो नेशनल इमरजेंसी आप लोगों को कंठस्थ हो जाना चाहिए, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप लोग को आर्टिकल भी पता होना चाहिए, एटलीस्ट इन सब का तो पता होना चाहिए। एंड 360। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द ओनली इंस्टेंट when the president exercise his power of veto related to Indian Post Office Amendment Bill, Dowry Provision Bill, Hindu Code Bill या पेप्सू Appropriation Bill? So the correct answer of क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ठीक है, मतलब ये पहला चांस था कि व्हेन प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज वेटो पावर रिलेटेड टू द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन नेम आवर कंट्री एज द 11th क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन नेम आवर कंट्री एज भारत, आर्यवर्ता, हिंदुस्तान, इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया दैट इज़ भारत। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब ये पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में प्रोवाइड इंडिया दैट इज़ भारत, किस आर्टिकल में बोला गया है। अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो भी कोई मुश्किल वाली चीज़, दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना अभी नहीं पूछेगा आप लोगों से, जो जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होते हैं जैसे फंडामेंटल राइट होगा, ये सब इम्पोर्टेंट है तो वो सब पूछ लिए जाते हैं। अगर पता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं पता है तो घबराने वाली बात कोई नहीं है ऐसा चीज़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि विच रिट इज इशूड बाय कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ अ पर्सन? क्वा वारंटो, हैबियस कॉर्पस, मैंडेनमस या सर्टियोरारी? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हैबियस कॉर्पस। अब हैबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, ब्रिंग दैट बॉडी बिफोर द कोर्ट। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया। अब थोड़ा बहुत ये भी पता होना चाहिए कि क्वा वारंटो क्या होता है, मैंडेनमस क्या होता है, सर्टियोरारी क्या होता है। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हेन वी आर डिस्कसिंग आवर पॉलिटी segment or polity when we are discussing the question related to the polity in our previous video lectures। ठीक है, तो हम लोगों ने सारा डिस्कस किया है। सो आई होप ये सब सारी चीज़ें पता होंगी आप लोग को। और ये भी पता होना चाहिए कि किस आर्टिकल में जो है रिट इशू करने की बात कही गई है। विच आर्टिकल डील्स विथ द
इशूइंग ऑफ द रिट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट आर देयर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज इशूड बाय कोर्ट फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट, रिट्स, ऑर्डिनेंस, डिक्री या नन ऑफ दिस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रिट। जो कोर्ट है वो क्या इशू करती है, रिट। कौन सा रिट इशू करती है, वही जो 5 रिट हम लोगों ने डिस्कस किया है, वही रिट जो है कोर्ट इशू करती है फॉर इन्फोर्सिंग द फंडामेंटल राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा जीवी मवलंकर, जेबी कृपलानी, मौलाना एपीजे अब्दुल कलाम या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र। हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ परमवीर चक्र, जोगिंदर सिंह, धन सिंह थापा, सोमनाथ शर्मा या मनोज कुमार पांडे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सोमनाथ शर्मा। ठीक है, अब ये भी पता होना चाहिए कि हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ भारत रत्न, किन 3 लोगों को भारत रत्न सबसे पहले मिला था। ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और अभी तक ऐसे कि कौन से प्लेयर को भारत रत्न मिला है, ये भी पता होना चाहिए। और ये पता होगा ही होगा आप लोग को, क्योंकि ये बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये सब है। ठीक है, अभी तक कितने लोगों को भारत रत्न मिल गया ये पता होना चाहिए। और अभी तक सबसे पहले मुस्लिम कौन है जिसको भारत रत्न मिला था, ये सब पता होना चाहिए कि हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम हु अवॉर्डेड विथ भारत रत्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लखनऊ हाई कोर्ट इज इस्टेब्लिश एज इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट, जुडिशियल बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, रिकमेंडेड बाय सुप्रीम कोर्ट या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जुडिशियल बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट। ठीक है, ये सब क्या है कि लखनऊ में आप लोग एग्ज़ाम दोगे तो लखनऊ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन जो है आपको पता होना चाहिए। और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अंडमान निकोबार केम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, गुवाहाटी हाई कोर्ट, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता हाई कोर्ट। अब ये भी पता होना चाहिए कि हाउ मैनी हाई कोर्ट इन आवर इंडिया। ठीक है, टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, ठीक है, इंडिया में, ये पता होना चाहिए। पहला हाई कोर्ट कौन सा हाई कोर्ट और कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये सब पता होना चाहिए। कि ये होता है कि एक क्वेश्चन से कैसे हम लोग 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन बना सकते हैं, या जितना क्वेश्चन बना सकते हो, इट इज़ डिपेंड अपॉन यू। ठीक है, सो दिस इज द कॉल्ड एज इफेक्टिव स्टडिंग। ठीक है, इन लेस टाइम यू कैन स्टडी मोर बाय डूइंग द स्मार्ट स्टडी, बट इट डजंट मीन दैट कि स्मार्ट स्टडी कैन रिप्लेस द हार्ड वर्क। नो, स्मार्ट स्टडी जो है, स्मार्ट स्टडी में हार्ड वर्क इम्प्लिसिट होता है। विदाउट हार्ड वर्क देयर कैन नो एनी स्मार्ट वर्क। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी बीच बीच में आप लोग को थोड़ा बहुत बताता रहता हूँ कि क्या क्या पढ़ना है। बस ये मैं 100 क्वेश्चन चाहूँ तो अभी बस आधे घंटे में डिस्कस करके बस बता दूंगा इसका ये आंसर, इसका ये आंसर है, आप लोग कर लो, मैच कर लो। ठीक है, नहीं, लेकिन ये भी बताना ज़रूरी है कि आपको अभी और क्या क्या क्वेश्चन जो हैं जानने चाहिए। ठीक है, बस ये 100 क्वेश्चन तो मैं बताता हूँ, इसके अलावा जो 100 हर पर क्वेश्चन पे मैं 2, 3, 4 क्वेश्चन ये भी बताता हूँ कि ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखो तो आप लोग 200+ क्वेश्चन जो है एक वीडियो लेक्चर में आप लोग कर लेते हो। अगर जो बच्चा अच्छे से पढ़ रहा होगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख रहा होगा, जो मैं कह रहा हूँ उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर रहा होगा, तो वो एनालिसिस कर सकता है कि हम लोग कितने क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं कि एजुकेशनल रिफॉर्म इज़ द रिजल्ट ऑफ विच कमेटी कमीशन या विच कमेटी या कमीशन। एजुकेशनल रिफॉर्म जो है किस कमीशन का परिणाम है, सरकारिया कमीशन, यशपाल कमीशन, कथारी कमीशन या श्री कृष्ण कमीशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कथारी कमीशन। ठीक है, सरकारिया कमीशन के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि कौन सा कमीशन जो है सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये सब पता, इट इज़ रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन। आप लोग देख लीजिएगा एक बार। बाईकैमरल पार्लियामेंट इज टेकन फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट, रसिया, जापान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम, दैट इज यूके। अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज is provided in which article? So the correct answer is option number A, 233। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास इन 2019, 2020, 2018 या 2017। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2019। अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल क्या था, इसके बारे में थोड़ा बहुत तो ब्रीफिंग होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग पूरा पढ़ो, थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए कि क्या था ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट केम इन फोर्स ऑन, कब आया था? ये तो पता है कि 2000 कब आया था, 5 में आया था कि 6 में आया था, ये बताओ। तो ये तो आइडिया होगा कि जो इन्फॉर्मेशन एक्ट है वो 2005 में आया था। ठीक है, इसका मतलब आप लोग इसको और इसको एलिमिनेट कर लोगे, बचा 2 ऑप्शन। अब बच गया 12 अक्टूबर को आया था कि 14 अक्टूबर को इन्फोर्स था, इसमें इन्फोर्स में आया था। सो यही एलिमिनेशन मेथड होता है और 2 क्वेश्चन में आपके 50-50 ऑप्शन होते हैं। तो जो अच्छे से पढ़ा होगा उन दोनों ऑप्शन में से भी एक ऑप्शन एलिमिनेट कर लेगा या एक ऑप्शन जो करेक्ट फाइंड आउट कर लेगा। ठीक है, सो 12 अक्टूबर 2005 को इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है वो इन्फोर्स में आया था। थ्योरी ऑफ जनरल विल इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स, रूसो, जॉन लॉक या हीगल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था? सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज गिवन बाय हॉब्स ने भी दिया था और लॉक ने भी दिया था। बस ये जानो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कौन दिया था, हॉब्स और लॉक। अब होता है क्या, जब आप लोग एडमिशन करा लोगे तो पता चलेगा, पढ़ाएंगे जब यहाँ पे आपके प्रोफेसर लोग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज़ कंसीडर्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया? ऑडिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, चीफ जस्टिस या अटॉर्नी जनरल। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि सुप्रीम कोर्ट इशूड इट अंडर विच आर्टिकल? 32, 30, 33 या 42? 32। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेटमेंट दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गिवन बाय। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? लास्की, लीकॉक, डॉक्टर ग्रेनर या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लीकॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एडॉप्टेड फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी इन द नेशनल एम्ब्लम? हॉर्स, सत्यम जयते, सत्यमेव जयते, सॉरी मिस प्रिंट हो गया यहाँ पे, 4 लायंस या कैरियोट विल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 4 लायंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी सारे इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा तो है नहीं कि 100 क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट आप लोग ढूंढेंगे, तो फिर ये अच्छी चीज़ नहीं है। 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद मेड दादरा एंड नगर हवेली एज यूनियन टेरिटरी, एजुकेशनल रिफॉर्म, मेड मणिपुर इंडिपेंडेंट स्टेट या नन ऑफ दिस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मेड दादरा एंड नगर हवेली एज ए यूनियन टेरिटरी। अब आपको 9th
शेड्यूल में क्या दिया है ये पता होना चाहिए कि कोई भी लॉ जो है अगर 9th शेड्यूल में चला गया तो वो चैलेंज नहीं होगा, ये 9th शेड्यूल बोलता है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से बात करता है 9th शेड्यूल, रिलेटेड है 9th शेड्यूल। ठीक है, लैंड रिफॉर्म से। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 360 एसोसिएटेड विथ, ये तो आई होप आप लोग को पता ही होगा, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ट्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इन विच केस? केशवानंद भारती केस, शाहबानो बेगम केस, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नन ऑफ दिस। सो अभी मैंने ऊपर बताया केशवानंद भारती केस। ठीक है, अब ये भी पता होना चाहिए कि किस केस में ये बोला गया था कि आर्टिकल 14, 19 एंड 21 इज लाइक द गोल्डन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है मतलब दे आर म्यूचुअली इंक्लूसिव, मतलब ठीक, अगर आर्टिकल 14 का आप वायोलेशन करोगे तो ये माना जाएगा कि आर्टिकल 19 का भी वायोलेशन किया, आर्टिकल 21 का भी किया। अगर स्टेट आर्टिकल 21 का वायोलेशन करेगा तो ये माना जाएगा 19 का भी हुआ है, 14 का भी हुआ, साथ साथ में 21 का तो हुआ ही हुआ। तो ये किस आर्टिकल में बोला गया था ये भी पता होना चाहिए आप लोग को। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्तराखंड केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 10th नवंबर 2000, 8 नवंबर 2000, 11 मार्च 2001 या 12 मार्च 2001। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 8 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तेलंगाना इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम विच स्टेट? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, आंध्र प्रदेश। So the correct answer is option number D, Andhra Pradesh. First meeting of Constituent Assembly held on 11 दिसंबर 1946, 12 जून 1946, 26 नवंबर 1946 and none of these. So the correct answer is option number A, 11 दिसंबर 1946. अगला क्वेश्चन है कि 10th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, 10th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? एंटी डिफेक्शन लॉ से। अब 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड होगा ये भी पता होना चाहिए आप लोगों को कि 9th शेड्यूल इज रिलेटेड टू विच। और म्यूनिसिपैलिटी किस में बोला गया? पंचायती राज के साथ। सो ये सब पता होना चाहिए कि पंचायती राज के बारे में किस आर्टिकल में बोला गया है, डीपीएस में बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है, ये सब पता होने चाहिए। बॉर्डर लाइन दैट सेपरेट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक मोटर लाइन, रेड क्लिफ लाइन, लाइन ऑफ कंट्रोल या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35 इज ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, अब आपको मैक मोहन लाइन के बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ठीक है, LOC के बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? राजीव कुमार, सुशील चंद्र, सुभाष कुमार या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज राजीव कुमार। ठीक है, अब आप लोग के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? ठीक है, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1961। अभी तो आपको पता चलेगा ये बैटल से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो, बैटल से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। LI मिशन आदित्य इज एसोसिएटेड विथ सन, वीनस, मार्स या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सन से। अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ एशियन या आसियान, इसका फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउदर्न एशियन नेशन। ठीक है, या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एसोसिएशन ऑफ साउदर्न एशियन नेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th में, 12th में, 10th में या 24th में। सो करेक्ट आंसर है 12th मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु इज़ द राइटर ऑफ
अभियोन शकुंतलम, ठीक है। सो कालिदास या कबीर दास या रहीम दास या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु डिटरमाइंस एमएसपी, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, पार्लियामेंट, फाइनेंस मिनिस्टर या एनी ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया किसको कहते हैं, किस स्टेट को बोलते हैं। सो कानपुर, लखनऊ, हैदराबाद, ठीक है, या इलाहाबाद। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। इस टाइप के क्वेश्चन भी हम लोगों ने आप लोग के साथ में कर रखा है, ठीक है। नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th Jan, 30 Jan, 26 Jan या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज 25 Jan, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश इन, वर्ल्ड बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1945, 44, 42 या 46। सो द करेक्ट आंसर इज 1944। अगला क्वेश्चन है कि बिहू फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ गुजरात, असम, त्रिपुरा या मेघालय। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, आसाम। अगला क्वेश्चन है कि हु वॉन द वुमेन्स जूनियर हॉकी एशिया कप टाइटल, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। डायरेक्टर जनरल ऑफ बोर्ड सिक्योरिटी फोर्सेस का ये क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज़ द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। सो ऑप्शन देखते हैं, पंकज कुमार सिंह, राघवेंद्र कुमार, दिनेश मोंगा या नितिन अग्रवाल। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नितिन अग्रवाल इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। सो करेक्ट आंसर इसका है 21 जून, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि जगन्नाथ रथ यात्रा इज रिलेटेड टू विच स्टेट, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरला, तमिलनाडु। सो द करेक्ट आंसर इज ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हु इज अपॉइंटेड एज CEO एंड MD ऑफ हिंदुस्तान। 1 second, हियर इट इज रिटन दैट यूनिलीवर, ठीक है। सो ये मिस प्रिंट हो गया था कि क्वेश्चन है कि हु इज अपॉइंटेड एज CEO एंड MD ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। सो संजीव मेहता, राजीव मेहता, रोहित जावा या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रोहित जावा। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू स्विस फर्म AIR रिपोर्ट विच इज मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, सो करेक्ट आंसर इसका चैड एक कंट्री है जो कि मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है अकॉर्डिंग टू द स्विस फर्म AIR रिपोर्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ SSB सस्त सुम्बल, ठीक है। LT मेघराज, PJ श्रीवास्तवा, रश्मि शुक्ला या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रश्मि शुक्ला। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन नेशनल सेफ्टी डे सेलिब्रेटेड, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 या 4 मार्च। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 4 मार्च। पत्र मिशन इज रिलेटेड टू विच स्टेट,
केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु या छत्तीसगढ़। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, केरला। कामाख्या देवी टेम्पल इज सिचुएटेड इन असम, बिहार, त्रिपुरा, मणिपुर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, असम। फुल फॉर्म ऑफ ABRY। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ HAL। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिंदुस्तान एरोबेटिक्स लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है कि मेक इन इंडिया लॉन्च इन 2014, 15, 18, 20। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 58 इज ऑप्शन नंबर ए, 2014। भारतीय महिला बैंक लॉन्च इन विच ईयर, 2013, 14, 16, 17। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 2013। अगला क्वेश्चन है कि हु इज कंसीडर एज फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडेटस, सिसरो, कार्ल मार्क्स या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर लोदी वॉज सन ऑफ इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, फिरोज शाह या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बहलोल लोदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि टॉम्ब ऑफ गियासुद्दीन बलबन इज प्रेजेंटेड इन दिल्ली, हैदराबाद, आगरा, कोलकाता। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज 14 पॉइंट ऑफ जिन्ना बुक डिमांड लिस्ट ड्रीव बाय हिम, आर्टिकल या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिमांड लिस्ट ड्रीव बाय हिम। हु वॉज वाइसरॉय ड्यूरिंग 1919, विलियम बेंटिंग, सर जेम्स, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या सर विलियम। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, चेम्सफोर्ड। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1930, 1929, 1931 या 1932। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1930। धौलावीरा इज प्रेजेंटेड इन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, पाकिस्तान। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ग्रेट बाथ वॉज फाउंड इन धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदारो। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदारो। गॉड वरुण इज एसोसिएटेड विथ विंड, वाटर, बाथ, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। सो द करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 69 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साइमन कमीशन वॉज सेटअप इन 1925, 1928, 1927 एंड 1929। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1927। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेकिया वोल्केनो इज प्रेजेंटेड इन जापान, चाइना, आइलैंड या जेनेवा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आइलैंड। हाइट ऑफ हंडर देवी पीक कितना है? ठीक है। सो 7817 मीटर, 7086 मीटर या 7187 मीटर या 7097 मीटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है आप लोग का वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप लोग यहाँ पे एन कर लीजिएगा, मिस प्रिंट हो गया। सो नंदा देवी पीक का हाइट कितना है? 7817 मीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डिग बोई इज ऑयल फील्ड, आयरन रिजर्व, कॉपर रिजर्व या गोल्ड रिजर्व। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑयल फील्ड है डिग बोई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोल, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है
कि सलाइवा इज प्रोड्यूस बाई सलेवरी ग्लैंड, माउथ, बोथ ए एंड बी या लिवर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सलेवरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन स्टमक, HCl, H2SO4, नाइट्रिक एसिड, बोथ ए एंड बी। सो द करेक्ट आंसर इज HCl। विच ब्लड इज यूनिवर्सल डोनर, सो O निगेटिव। अब बताओ यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन होता है, इसको भी आप लोग बता देना। सो AB पॉजिटिव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज, जूल, एम्पियर, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर ए। हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड, चैडविक, न्यूटन या नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज चैडविक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक्टस रियस मीन्स अ गिल्टी एक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब मेंस एरिया का मतलब क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। होमोसाइड मीन्स टू किल अ ह्यूमन, टू किल एनी लिविंग, टू किल मैन या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सो टू किल ह्यूमन, क्योंकि होमोसाइड किससे बना है, होमो प्लस साइड, मतलब होमो मीन्स क्या होता है, ह्यूमन बींग। ठीक है, साइड मतलब क्या होता है, टू कट, सो किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग। ठीक है, इंट्रावायरस मीन्स विद इन द पावर, आउट ऑफ द पावर या पावर या नन ऑफ दिस, विद इन द पावर। अब इंट्रावायर पूछा तो आउट द पावर का क्या लीगल टर्म होता है, मतलब इंट्रावायरस और अल्ट्रावायरस क्या होता है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि डैमनम साइन इंजुरिया मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी, डैमेज विथ लीगल इंजरी या डैमेज या बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा, डैमेज साइन इंजुरिया मतलब डैमेज विदाउट इंजरी। ठीक है, अब इंजुरिया साइनम डेमनम मतलब क्या होता है, इंजरी विदाउट डैमेज, ये भी पता होना चाहिए। तो दो मैगजीन आपको पता होना चाहिए, डैमनम साइन इंजुरिया और इंजुरिया साइन डेमनम। इस पर एक केस भी पता होना चाहिए, एशबे बाई वाइट का, और एक कौन सा केस है आपका, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस। और दो केस पता होने चाहिए आपको एटलीस्ट। एक तो इंजुरिया साइन डेमनम मतलब इंजरी विदाउट डैमेज, तो इसमें कौन सा केस आ जाएगा आपका, एशबे बाई वाइट, ASHBY वर्सेस वाइट। एक इसमें आएगा इंजुरिया साइन डेमनम, इंजरी हुआ लेकिन आपको कोई डैमेज नहीं हुई। ये एक वोट वाला केस है, लेडी महिला जाती हैं वोट देने, तो लंबा हो जाएगा फैक्ट बताएंगे तो। और डेमनम साइन इंजुरिया मतलब डैमेज हुआ हो लेकिन इंजरी नहीं हुई हो आपको। क्या था, एक ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस था। इसमें क्या था, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल में एक स्कूल का केस था, बगल में एक स्कूल था, उसके बगल में एक और स्कूल खोल लेता, जिसके वजह से वो पहले वाले स्कूल में एडमिशन कम हो जाते हैं, इसलिए उसका लॉस हो जाता है। तो वही केस था उस पर, ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल का केस था उस पर, डेमनम साइन इंजुरिया पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राइमा फेसी मीन्स एट फर्स्ट साइट, क्राइम सीन, कल्प्रिट या एक्यूज। सो क्या होगा इसका, एट फर्स्ट साइट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सेक्शन 300 ऑफ IPC टेल अबाउट मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, पनिशमेंट ऑफ मर्डर, पनिशमेंट ऑफ कल्पेबल होमिसाइड या पनिशमेंट फॉर मर्डर। सो इसका जो आप लोग का करेक्ट आंसर होगा वो होगा मर्डर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग का कि मोटर व्हीकल एक्ट पास्ड इन 1988, 1998, 1976 या 1984। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1988। सोर्स ऑफ लॉ आर कस्टम, प्रेसिडेंट, स्टैट्यू या ऑल ऑफ दिस। सो ऑल ऑफ दिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि फुल फॉर्म ऑफ FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होगा आप लोग का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है कब इन्फोर्स में आया था। सो 1872 में।
अब ये जो क्वेश्चन आपका 91 से, इसको मैं अभी मतलब एक अलग वीडियो में कॉपी पे बताऊंगा आप लोग को, इसका सॉल्यूशन भी अच्छे तरीके से, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। सॉरी वीडियो कट हो गया था, तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। सो ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना होगा 218। क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए। ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 2 है, ए भी क्वेश्चन में दिया था। और हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे पता किया है ना ये, तो यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। सो 4 माइनस 2ab, इसका वैल्यू फिर माइनस ए बी यहाँ पे पहले से है, तो माइनस ए बी हम लोग लिख देते हैं। अब 218 इज इक्वल टू 2 4 माइनस 3ab, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। सो 218 इज इक्वल टू 4 2 जा 8 और माइनस 3 दूना 6 ab। अब इसको इधर हम करेंगे ट्रांसफ़र, तो 210 इज इक्वल टू माइनस 6ab, ठीक है। सो ab इज इक्वल टू माइनस 35, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप कि इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। बस आप लोग का कैलकुलेशन अगर सही रहे, तेज़ है, तगड़ा है, अच्छा है, स्पीड काफ़ी है, तो आप लोग जो है क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और बाकी है आप लोग का, आइए उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग का क्वेश्चन नंबर 98, तो इसमें है एज वर्क, पहले हम लोग पता करेंगे फॉर 1 डे का कितना होगा 1/10 होगा। बीज वर्ग कितना होगा फॉर 1 डे 1/15 होगा। अब दोनों का वर्ग कितना होगा ए प्लस बी फॉर 1 डे, एक दिन के लिए, तो 1/10 प्लस 1/15 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 15 अपॉन 150। इसको आप लोग कैलकुलेशन में लाओगे तो कितना आ जाएगा इसका 1/6, ठीक है। सो ए प्लस बी का वर्ग जो है फॉर 1 डे कितना है 1/6। सो कंप्लीट वर्ग कितना हो जाएगा, इसका आप लोग रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। तो वो लोग कंप्लीट वर्ग कितने में करेंगे 6 डेज में करेंगे, ठीक है। सो आई होप ये भी आप लोग को पता चल गया होगा आंसर। अब एक क्वेश्चन और इसको कर लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन जो है आप लोग का कि 3m-1 प्लस 3m+1 इज इक्वल टू 90। तो आप लोग को फार्मूला पता ही होगा, कौन हम लोग फार्मूला यूज करने वाले हैं कि a जो है मतलब जो बेस है a माइनस c है, ठीक है। तो आप लोग क्या इसको लिख सकते हो b का a इंटू बी का c, ठीक है। सो ये फार्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं। तो जैसे 3 टू द पावर m-1 को आप लोग क्या लिख सकते हो 3 इंटू m इंटू 3-1, ठीक है, प्लस 3 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 90, ठीक है। आइए इसको हम लोग अलग पेज पे देखते हैं, थोड़ा पूरा पेज भर गया था। क्वेश्चन आप लोग का है कि 3 टू द पावर m-1 प्लस 3 टू द पावर m+1 इज इक्वल टू 90 है। तो फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे यूज करेंगे a टू द पावर m+n का क्या होता है फार्मूला a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ठीक है। वहाँ पर हम लोग फार्मूला गलत लिख दिए थे, ठीक है। सो क्या होगा 3 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर -1 प्लस 3 टू द पावर m इंटू 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 90, ठीक है। सो 3 टू द पावर m को कॉमन ले लेंगे अब, सो 1/3 प्लस 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 टू द पावर -1 है तो इसको आप लोग करोगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 90, ठीक। अब 3 टू द पावर m इंटू कितना हो जाएगा 3 3 का 9 1 10/3 इज इक्वल टू 90, ठीक है। अब 3 टू द पावर m इंटू
3 टू द पावर m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोग का 27 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, ये कट जाएगा 0 0 तो 29 की 27। ठीक है, अब 3 टू द पावर m इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3। अब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाएंगे। सो m इज इक्वल टू 3 जो आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये भी समझ में आप लोग को आया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक ट्रायंगल टाइप का है तो उसको हम लोग कर लेते हैं। पहले यहाँ पे 9 दिया था, यहाँ पे 12 दिया है, यहाँ पे 18 दिया था। ठीक है, और यहाँ पे 24 दिया था। ठीक है, और यहाँ पर पे 54 दिया था और 102 दिया था। ठीक है, ये आप लोग से पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सो आइए सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 9 को में यहाँ पे अगर हम लोग 3 जोड़ दें तो कितना आएगा 12 आएगा। अगर 12 में हम लोग कितना जोड़ दें 6 जोड़ दें तो कितना आएगा 18 आएगा। आप लोग पैटर्न देखिएगा, यहाँ पे भी पैटर्न फॉलो कर दें। अगर 18 में हम लोग क्या जोड़ दें 12, 18 प्लस 12 जोड़ दें कितना आएगा 24 आ जाएगा। ठीक है, सो 24 में हम लोग क्या जोड़ दें कि 54 आ जाए। तो 24 में हम लोग 30 जोड़ेंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, अब 54 में हम लोग क्या जोड़ दें कि 102 आ जाए। तो 54 प्लस 48। ठीक है, 54 में हम लोग क्या जोड़ेंगे 48 जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आप लोग का 102 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, इसका डबल ये है। यहाँ पे जोड़े 12 में हम 3 का डबल जोड़े। अब 18 में 6 का डबल जोड़े 12। अब 24 में तो कितना आ गया यहाँ पे 24 आ गया। ठीक है, अब 24 में दोस्तों यहाँ पे 6 का डबल कितना हो गया 12। तो 18 प्लस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो अगर 30 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, अगर 30 में 30 में 24 जोड़ते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पे 30 आ गया। ठीक है, तो 30 प्लस 12 का डबल कितना होगा 24 जोड़ दिया आप लोगों ने तो 54 आ गया। ठीक है, अब 54, ठीक है, अब 24 का डबल कितना होगा 48। तो 48 और 54 जोड़ोगे तो 102, यानी पैटर्न फॉलो कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा आंसर 30 होगा। ठीक है, 18 प्लस 12 इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन जो है आप लोग को समझ में आए होंगे। एक क्वेश्चन और बच रहा है तो आइए उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कि कौन सा A/B क्वेश्चन है कि A/B इज इक्वल टू 2:3 एंड B/C इज इक्वल टू 3:4 एंड C/D इज इक्वल टू 6:7। तो पहले बात हम लोग देखेंगे कॉमन, ये 3 कॉमन है। तो पहले आप लोग A/B/C लिखो। तो A/B कितना है 2:3 है। अब B कॉमन है। ठीक है, तो इसका मतलब C कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये तो पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा C/D कितना दिया है 6:7 दिया। यहाँ पे भी C है, यहाँ पे भी C है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे C कितना है 6 है, यहाँ पे C कितना है 4 है। तो हमें ये कॉमन करना है। ठीक है, सो इसमें हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर दें 2 से और इसमें मल्टीप्लाई कर दें 3 से तो क्या बराबर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं A/B/C इज इक्वल टू, टोटल मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें, तो 3 दूना 6 3 3 का 9 3 चौक को 12। अब C/D कितना होगा 6 दूना 12 7 दूना 14। आई होप आप लोग को हाँ दिख रहा होगा। ठीक है, सो A/B/C/D कितना होगा, A कितना है 6 है, B कितना है 9 है, C कितना है दोनों जगह पे 12 है तो आप लोग 12 लिख दो, D कितना है 14। सो क्या होगा आंसर A/B/C/D इज इक्वल टू 6:9:12:40।
सो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये सारे जो सॉल्यूशन मैंने बताए वो आप लोग को समझ में आए होंगे। अगर किसी भी सॉल्यूशन में, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन और दी ग्रुप, ठीक है। और बाकी रही बात आप लोग की प्रिपरेशन, तो आई होप कि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा होगा। और किसी भी चीज़ में डाउट है तो एलयू अपडेट ऐप पे विजिट करके आप लोग अपना क्वेरी वहाँ पे सॉल्व करा सकते हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे भी रेगुलर विजिट करते रहिए, वहाँ पे भी वीडियो डे बाय डे अपलोड हो रहे हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और मिलते हैं अगले 1-2 मॉक टेस्ट पेपर और करा दे रहे हैं आप लोग का, जिससे कि क्वेश्चन कुछ और तैयार हो जाए, ठीक है। तो 1-2 मॉक पेपर और सॉल्व करा दूंगा आप लोग का, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। हेलो दोस्तों, सो चलिए जो रिमेनिंग मैथ के क्वेश्चन आइए मैं उसको पहले सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं अगर चाहता तो जो एक्स रिकॉर्डर है उसी के साथ में मैं ये वीडियो साथ में ही बता देता आंसर बता के, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा है कि नहीं, जो डिटेल आंसर है उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ आप लोग के साथ में, कि ताकि कहीं पे आपको कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो रीजनिंग का क्वेश्चन है 23215-245, तो आपको बताना है इसका क्या करेक्ट आंसर होगा। डैश जो है यहाँ पे खाली स्थान पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ऑप्शन दिए, आप लोग मैच कर लीजिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि सॉल्यूशन क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा कि ये पता करना पड़ेगा कि पैटर्न क्या चल रहा है इन दोनों नंबरों के बीच में, दोनों नंबरों के बीच में। 2 से 3 आया, 3 से 2 हो गया, 2 से 15 हो गया। सो कुछ ना कुछ तो पैटर्न चल रहा होगा, तभी बिना पैटर्न के नंबर नहीं दे सकता आप लोग को एग्ज़ाम में। कुछ पैटर्न होगा तभी वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। विदाउट एनी पैटर्न नो क्वेश्चन कैन बी गिवन इन योर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो वही पैटर्न आप लोग को पता करना पड़ता है। अगर पैटर्न पता कर लेंगे तो जो आंसर आप लोग खटाक से मतलब उसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे। तो आइए हम लोग पैटर्न पता करने की कोशिश करते हैं। अगर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें प्लस 1 ऐड करें तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब हमको 2 से तो 3 पे पहुंच गए, अब हमें कहाँ पहुंचना है, 3 से 2 पे पहुंचना है। तो 3 से 2 पे पहुंचना है, इसका मतलब हमें कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा 3 में से, तो हमें 2 मिलेगा। तो हम क्या घटाएंगे, तो 1 घटाएंगे नहीं, लेकिन हमें कुछ मल्टीप्लाई करके घटाना पड़ेगा 3 में से, ठीक है। सो अगर हम 3 को यहाँ पे लिखे, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें, अगर -4 करें तो देखो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 2 6 -4 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हम तो 3 पे आ गए, 2 से 3 पे आ गए, 3 से 2 पे आ गए। अब 2 से हमको 15 पे जाना है। इसका मतलब हमें 2 में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद से कुछ ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग 15 पे जा सकते हैं। तो क्या ऐड करेंगे क्या, तो आप लोग दिमाग में सोचते रहिएगा। सो हम लोग 2 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें प्लस 9 जोड़ दें तो क्या हम लोग 15 पे पहुँच जाएंगे। 3 दूना 6, ठीक है, प्लस 9 15, ठीक है। अब देखो ये पैटर्न फॉर, देखो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे देखो 1 2 3। अब यहाँ पे देखो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 का स्क्वायर तो आएगा ही आएगा। ये तो 100% है। ये प्लस है, माइनस है, प्लस है, तो इसका मतलब यहाँ पे माइनस आएगा ही। 1 है, 2 है, 3 है, इसका मतलब यहाँ पे 4 आएगा ही, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर क्या दिया है, 15। तो अब इसको आप लोग सॉल्व करो, देखो कितना आंसर आता है, 44। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44। अब कंफर्मेशन के लिए आप लोग देखो 2 4 5 आ रहा है कि नहीं आंसर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 है, 4 है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर मतलब 16 होगा ना यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा मतलब 25, माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 44 आया आपका आंसर। अब कैलकुलेशन करोगे तो आपका 2 4 5 आएगा ही आएगा आंसर, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को ये सॉल्यूशन जो है समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन सेकंड। एक ट्रायंगल है, इसमें आपको पता करना है कि कितने ट्रायंगल टोटल हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको ट्रिक अप्लाई करना रहता है। अगर आप लोगों ने ट्रिक अप्लाई कर दिया तो समझो आप लोग का आंसर जो है खटाक से निकल आएगा, ठीक है। सो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि कैसे कोई भी एक जो लाइन है कैसे बेस को किन पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, सो आइए उसी को हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ये समझो ये लाइन है। ठीक है, इसको बेस है ये, तो यहाँ पे 1 लिख लो, 2 लिख दो। जैसे ये लाइन है वैसे ये भी लाइन है, इसको 2 पार्ट में काट रहा है तो 1 2 लिख दो। वैसे ये भी काट रहा है तो यहाँ पे भी 1 2 लिख दो। तो यहाँ पे लिखोगे 3, ऐड करोगे, यहाँ पे भी 3, इन दोनों को ऐड कर लो 3। ये ट्रिक है। ठीक है, तो उसके बाद से फिर अब देखो ये लाइन जो है इसको पूरा एक पार्ट में काट रहा है, फिर इसको एक पार्ट में काट रहा है, पूरा टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लोगे तुम 2, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब आप लोग काउंटिंग करें, 3 + 3 + 3, फिर से 2 + 2 + 2, कितना आएगा? 3 3 6, 6 3 9, 2 11, 12 13 14 15। अब टोटल ये पूरा एक ट्रायंगल ये है। ठीक है, तो +1 कर दोगे टोटल क्या आ जाएगा? 16। तो करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा 16। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोग को आंसर कैसे 16 इसका आया, मतलब टोटल ट्रायंगल कितने होंगे इसमें? 16 होंगे। ठीक है, अब आइए कैलेंडर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक जो दिया था कि अगर कि क्वेश्चन जो आप लोग का दिया था कि अगर 10 मार्च 2013 को मंडे पड़ रहा है, आप लोग कैलेंडर में भी देख लीजिएगा मंडे ही पड़ रहा है। ठीक है, तो 27 अगस्त 2017 को कौन सा डे पड़ेगा? ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, डेट प्लस मंथ का कोड, ठीक है, प्लस सेंचुरी कोड, ठीक है, प्लस लास्ट 2 डेट। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट का जो डेट होता है उसको हम लोग लिखेंगे, प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर। ठीक है, अब हम टोटल 7 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो टोटल डेट कितना है? ये पहले वाला 10th। ठीक है, मंथ कोड क्या है? मार्च का मंथ कोड कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, अब सेंचुरी का कोड कितना होगा? ये 2000 का है ना, 2000 का सेंचुरी का कोड कितना होता है? 6 होता है। 1500 जो सेंचुरी होते हैं, ईयर होते हैं, उसका भी कोड 6 ही होता है। ठीक है, तो 6 आ गया। ठीक है, अब लास्ट 2 डिजिट, ये जो लास्ट 2 डिजिट है इस ईयर का, इसको आप लोग यहाँ पे नोट डाउन करोगे। ठीक है, उसके बाद से नंबर ऑफ लीप ईयर, तो नंबर ऑफ लीप ईयर कितने पड़ेंगे 4 साल में? 3। ठीक है, तो आप लोग 3 लिख दोगे। ठीक है, अब 7 से डिवाइड कर दोगे, टोटल कितना आ पाएगा? 36/7। इसका डिवाइड करोगे 36/7 को, तो 7 × 5 = 35। आपका रिमाइंडर कितना बचा? 1। ठीक है, तो 1 किसका कोड है? आप लोग का मंडे का। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया होता तो क्या हो जाता? संडे हो जाता। अगर 2 आ गया होता तो ट्यूसडे हो जाता। ठीक है, सो यहाँ पे 1 को रिमाइंडर आया तो क्या हो जाएगा? मंडे हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग को पढ़ा दिया गया होगा, इसका बहुत डिटेल थ्योरी पार्ट भी है, कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, अगर उसको लगे बताना तो फिर वही वीडियो का लेंथ काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये समझ में आप लोग को आया होगा। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि AQ प्लस BQ = 218। ठीक है, एंड A + B = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB कितना होगा? ठीक है, सो इसमें पहली जो फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आए, पहले उसको आप लोग फार्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक जगह पे क्या फार्मूला उसके होंगे। तो AQ प्लस BQ का फार्मूला क्या होगा? A प्लस B इन 1 ब्रैकेट, फिर इन अनदर ब्रैकेट A² + B² - AB। ये तो पता होगा आप लोग को। ठीक है, अब जैसे कि अब ये तो इतना आप लोग इसको फार्मूला सर्कल कर लो। अब जैसे कि A + B = कितना दिया है? 2 दिया है क्वेश्चन में, इसको भी आप लोग सर्कल कर लो। अब A + B का अगर स्क्वायर करते हो तो कितना होगा इसका? A² + B² +
टू ए बी। यहाँ तक तो पता आप लोग को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आई थिंक, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा? सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोग को, ठीक है। अब क्या मैं किया, पहले फॉर्मूला लिखा, ठीक है। उसके बाद से मैं क्या किया, a प्लस बी इज इक्वल टू 2 दिया था तो मैंने उसको नोट डाउन किया। मैंने ये अभी क्वेश्चन से ही अपना नोट डाउन किया, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तब देखो a प्लस बी का आप लोग होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको आप लोग अगर एक्सपेंड करते हो और देखो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिमांड किया है इस फॉर्मूले में, तो अगर हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को सेपरेट कर लें यहाँ से तो कितना होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस 2ab, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये सेपरेट हो गया इन इक्वेशन से, ठीक है। अब आप लोग देखो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है 2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस 2ab सेम एज इट इज़ आप लोग उतार दो, माइनस 2ab। अब ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इन वन ब्रैकेट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इन अनदर ब्रैकेट। ए क्यू प्लस बी क्यू का वैल्यू कितना दिया आप लोग का 218, तो आप लोग यहाँ पे 218 लिख दो, ठीक है। ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, ठीक है।